Hello everyone, welcome to this channel. Myself Anchal Moore. I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी या फिर मेरी जर्नी क्या रही है इस अब तक की पूरी नर्सिंग में। तो मतलब ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म, ऐसी कौन सी बुक है या फिर जो जो चीज़ें मैंने अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन की थी वो उस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने 24 में यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो और मैंने 24 में सीनेट का एंट्रेंस दिया था। तो उसके पहले मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी कि मतलब कि तब तक था कि मुझे नीट ही करना है, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे नर्सिंग भी करना है। तो जब 1 महीने रह गए थे नीट के एग्ज़ाम को, तो मतलब मेरे उस टाइम में मॉक में कम नंबर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा डाउट बना था। तो इसलिए मैंने सीनेट का फॉर्म फिल कर दिया था। अप्रैल के टाइम पे सीनेट का फॉर्म आता है तो मैंने उसको फिल कर दिया था। तो उसके बाद जब नीट का एग्ज़ाम हो गया तो उसके 1 महीने बाद हमारे टाइम पे, जबकि 25 में जो पेपर हुआ है सीनेट का वो थोड़े से टाइम गैप में हुआ है, लेकिन जब हमारा 24 में पेपर हुआ था तो नीट से 1 महीने बाद हमारा सीनेट का पेपर हुआ था। तो मतलब अच्छा खासा टाइम गैप था, 1 महीने का था, तो मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते थे। तो नीट के पेपर के बाद तो ऐसा लग गया था कि नहीं होगा। फिर वहाँ पे मतलब पेपर लीक का भी इशू था। तो खैर वो दूसरा मैटर है, हम वो चीज़ नहीं डिस्कस करना है हमें। तो जब वहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब अब उसमें नहीं होगा तो मुझे एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं लेना था, क्योंकि ऐसा भी था कि मैं शायद अगले साल अगर मुझे सीट नहीं मिली तो मतलब अगर मैं नहीं कर पाई तो मतलब बहुत सारे मन में डाउट थे। तो उस सबको साइड रख के मैंने सीनेट पे फोकस किया कि हाँ ठीक है, मुझे ये देना है और इसमें एक सीट तो लेनी है। तो मैंने क्या किया कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो बेसिकली इसमें हमारे टाइम पे 200 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, जिसमें से 40 केमिस्ट्री के, 40 बायो के और 40 फिजिक्स, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 इंग्लिश के क्वेश्चन रहते थे। तो मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो था उसके लिए मैंने नीट का ही फॉलो किया था कि मतलब नीट का ही जो भी सिलेबस रहा है, नीट का जो भी क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने मतलब वही पढ़ा था। तो टाइम टाइम से उसको रिवाइज़ करती थी। जैसे कि अगर मैंने बायो में कोई चैप्टर, जैसे सेल वाला चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, तो अगर मैंने उसको लाइन से लाइन पढ़ा, ठीक है, तो मैं उसी टाइम उसके मॉक कर लेती थी। तो भी मैं उस टाइम पे भी मॉक नीट के पीवाई की प्रेफर करती थी। मतलब ऐसा लगता था कि अगर मैं ये हार्ड क्वेश्चन कर ली हूँ तो सीनेट का क्वेश्चन तो मैं इसलिए कर जाऊँगी। और क्योंकि मैंने जब पीवाईक्यू मतलब कुछ पीवाईक्यू किसी चैनल्स पे पढ़े थे, यूट्यूब पे ऐसे रैंडमली मैंने भी देखे थे, तो वहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब तो पीवाईक्यू तो अवेलेबल था नहीं, तो मैं वहीं से कर लेती थी। तो नर्सिंग मतलब बायो में तो बेसिकली मैंने पूरी एनसीईआरटी फॉलो की थी कि मतलब जो भी एनसीईआरटी के लाइन है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है वो हाई वेटेज है, तो मैंने वो हाई वेटेज चैप्टर या टोटल बायो स्पेशली पूरी एनसीईआरटी से मैंने प्रेफर किया था। बिल्कुल। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स खैर मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, न्यूमेरिकल मेरे सुत्ते बनते नहीं थे। तो जो थ्योरी वाले पोर्शन थे, मतलब हर चैप्टर में थ्योरी तो रहता है ना न्यूमेरिकल के साथ, या ठीक है, तो न्यूमेरिकल उस साइड रख के मैंने थ्योरी पे फोकस किया कि मतलब ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पा रही तो उससे उस रिलेटेड थ्योरी है वो तो मैं कर लूँगी, क्यों अपना मार्क्स कमाना है हमें। तो जो हाई वेटेज चैप्टर उसमें भी थे, सेम है हाई वेटेज चैप्टर्स पे ही मैं जाती थी कि जो हाई वेटेज चैप्टर्स है जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही चैप्टर्स को मैंने फिजिक्स में किया था। बाकी मैंने क्योंकि मैंने ये फिजिक्स में क्वेश्चन किए थे ऐसे वैसे, मैंने फिजिक्स में पीवाईक्यू तक नहीं सॉल्व किए थे। नीट में तो किए थे बट सीनेट के लिए मैंने नहीं पीवाईक्यू सॉल्व किया था, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में और मेरी एक तरह से स्ट्रांग भी थी। तो मैं इसमें तो थ्योरी रहते थे, तो थ्योरी एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन ही करती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी वन लाइन लाइन बाय लाइन, तो ही मैं इसको करती थी मतलब। और इसके भी इस टाइम इसकी पीवाईक्यू करती थी। और रही बात फिजिकल की, फिजिकल का भी हाँ ठीक ठाक ही था, मतलब कह नहीं सकते कि बहुत स्ट्रांग था। तो उसमें ऐसे मूल कंसेप्ट था तो फॉर्मूले उसके याद कर लिए, या फिर जैसे और भी चैप्टर्स थे, जैसे मेटलर्जी वाला था, आई थिंक वो हमारे टाइम पे था कि हट गया, मुझे याद नहीं है, सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेती थी, मतलब थ्योरी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि मतलब अगर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं तो मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन अच्छे से कर जाऊँ कि थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आते तो मैं उससे ना छूटे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने तीनों एनसीईआरटी ही फॉलो किया था। इसके लिए मैं ना यूट्यूब पे गई ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे गई, बिल्कुल नहीं, बस एनसीईआरटी ही किया था, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे लिए पूछा जाता है। और रही बात इंग्लिश की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बिल्कुल मेरा ज़ीरो था, ज़ीरो, मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहले मैंने
क्वेश्चन देखा यूट्यूब पे PYQ रिगार्डिंग की, मतलब कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं PYQ में, क्योंकि PYQ से बेस बनता है आपका कि आगे इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि एज इट टॉपिक जो रहता है कि पुराना टॉपिक से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब है, मतलब उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो PYQ को बेस मान के मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन मतलब करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे किसी भी चैनल्स का वीडियो उठा लेती थी, मतलब एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले ही या 1 हफ्ते पहले से ही करना शुरू किया था, 1 महीने पहले से नहीं किया था। तो मुझे जो क्वेश्चन आते थे वीडियोज़ में, अगर मैं वीडियो देख रही हूँ 30 मिनट का वीडियो, अगर उस वीडियो में क्वेश्चन मुझको आते थे तो वो मैं नहीं नोट करते थे। जो क्वेश्चन लगता था कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर मैं भूल जाऊँगी, वही क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेती थी कि बाद में मैं रिवाइज़ कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसे कितना भी वीडियो मतलब पढ़ा है, अगर 30 वीडियो पढ़ा है, 20 वीडियो पढ़ा, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कितना किया था। तो ऐसे उसको मैंने कर लिया। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश है वो आती है, वो सबको थोड़ा बहुत आता ही आता है। तो वो आता था तो ऐसा लगता था कि हाँ हम कर लेंगे, बट बहुत टाइम हो गया था पढ़े हुए, 10th-12th में ही पढ़े थे कि एक्टिव पैसिव ऐसा वैसा, तो रिवाइज़ करना होता है ना कि चीज़ें भूल जाती हैं। तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एंटोनिम्स सिनोनिम्स में ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था, बस जो भी उसके मतलब फॉर्मूले हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव को पैसिव में, ऐसे वैसे, तो ऐसे ही मतलब गूगल कर लिया या फिर जो मुझे नहीं आ रहा है वो कर लिया। तो ऐसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को ऐसे मैंने कवर किया कुल मिला के। और मतलब ऐसे सिलेबस कवर किया, मतलब ऐसे 1 महीना हमारे पास था तो मैंने आई थिंक 20 दिन में कवर किया था बिल्कुल। और लास्ट के 5-6 दिन जब बचे थे तो मतलब ऐसे पता नहीं चला था ना कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। ऐसे रैंडम वीडियो यूट्यूब की उठाती थी तो मुझे लगता था हाँ ठीक है, मुझे तो आ रहा है, मैं कर लूँगी, बट रिस्क नहीं लेना था, ठीक है। तो मुझे ऐसे कोई बुक नहीं मिली थी कि मतलब मैं MCQ का प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो एक UPSC नेट करके उस टाइम पे बुक थी, आई थिंक उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, तो सॉरी वो मुझे नाम नहीं पता है। तो उस टाइम पे वो मैं सोची थी कि बुक मंगाऊँ, तो वो बुक मंगा लिया था मैंने, ठीक है। वो भी मेरी दी के कहने पे कि हाँ तुम मंगा लो, क्या पता ये भी ना तुम्हें आए, ऐसा वैसा, ठीक है। तो मेरी दी ने वो मेरे लिए बुक मंगाई थी। तो उस टाइम पे उसमें आई थिंक 5 या 6 मॉक पेपर थे, ठीक है। तो जब मैं मॉक पेपर करने बैठी थी पहली बार, तो मेरा यह था कि 3 घंटे का पेपर है, तो मैं टाइमर लगा के बैठती थी कि ठीक है कि मुझे 1.5 घंटे में पेपर कर लेना है, ताकि एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और लैग ना करे मेरा टाइम, कि मतलब पेपर आ रहा है बट टाइम मैनेजमेंट मेरा इतना ख़राब है कि मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पा रही, ठीक है। ठीक, तो जब मैं क्वेश्चन करने बैठती थी तो टाइमर लगा लेती थी कि हाँ ठीक है मुझे क्वेश्चन करना है। उसके बाद मैं OMR सीट पे ही मॉक देती थी, ताकि मेरा प्रैक्टिस बना रहे। क्योंकि मतलब जो बबल करने वाला रहता है ना, तो उसमें मैं गलत ही फील कर देती हूँ, मतलब एक का दूसरे में तो थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है, ऐसे मतलब मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मिस्टेक, क्योंकि उस टाइम तो प्रेशर भी रहता है ना एग्जाम में। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करती थी। तो पहली बार जब मैंने दिया था, पहला मॉक दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स लिटरली 120 बन रहे थे। मतलब अगर बात करें 23 की, तो उसमें तो कोई कॉलेज ना अलॉट हो आपको 120। तो मतलब उस टाइम पे मेरा ये था ना कि नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मुझे नहीं आ रही है, इंग्लिश भी ठीक था, नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आ रहा था। तो किया 120 आया, फिर मैंने देखा कि मतलब क्या क्या नहीं आ रहा है, तो मैं वही क्वेश्चन याद कर लेती थी नर्सिंग एप्टीट्यूड में कि पूछा जा रहा है, तो मैं वही रट लेती थी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो ऐसे करके 4-5 मॉक दिए थे। 4-5 मॉक में आई थिंक मेरे एक में ही मतलब सारे मॉक में एक को छोड़ के जिसमें 120 आए थे, बाकी में 140 या 142, 143, 148 ऐसे करके मॉक्स आते थे। तो हाँ लगता था कि ठीक है, मॉक से ऐसे कॉन्फिडेंस बनता था कि हाँ मेरी इसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आराम से उस चीज़ को कर ले जाऊँगी, ठीक है। तो उसमें लास्ट मॉक में मेरे 140 प्लस ही बने थे। तो ये सब करके जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, तो एग्ज़ाम में भी जब पेपर देने बैठी, तो बायो के सबसे पहले मैंने बायो अटेम्प्ट किया था, क्योंकि बायो के मेरे क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे थे, क्योंकि मैंने उतने प्रैक्टिस किए थे। तो बायो बिल्कुल ईजी लगती थी, तो मैं सबसे पहले बायो की, देन केमिस्ट्री, देन नर्सिंग एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश, देन लास्ट में फिजिक्स, क्योंकि भाई उसे तो डर ही लगता है सबको। तो फिजिक्स मैंने बाद में किया था। तो वहाँ पे 1 घंटे 40 मिनट में या 35 मिनट में मैंने अपना पेपर ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मेरी वही बनी थी स्ट्रेटजी कि मतलब 1-1.5 घंटा मुझे पेपर ख़त्म करना है। तो 1.5 घंटे आराम से बैठे रहें, पेपर दिया, सेंटर के बाहर आए, आराम से बताया कि हाँ ठीक है पेपर हो गया है, अब हो जाएगा, क्योंकि पेपर
का लेवल ईजी रहता है सीनेट का, तो ऐसा बोला हाँ हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद शाम तक वीडियो अपलोड हो गया था यूट्यूब पे, आंसर की आई थिंक आ गया था। तो मैंने अपने क्वेश्चन मैच किए वहाँ पे कि कितने मेरे सही बन रहे हैं, क्या है कैसा है। तो वहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन मैच किया तो वहाँ पे मेरे 152 आ रहे थे, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा कि अब 152 मार्क्स बन रहे, मुझे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। सपने देख रही थी कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो खैर ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रही कि कॉलेज अच्छा नहीं, बट वो होता ना सबका ड्रीम कॉलेज होता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, यहाँ से नर्सिंग करना है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 152 मार्क्स आए तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। भ्रम था, भ्रम। तो उसके बाद जब आंसर की रिलीज हुआ तो उसमें मेरे मार्क्स बन रहे 143, 143। अब पता नहीं शायद जहाँ से मैंने आंसर मैच किए थे तो वहाँ पे कोई गड़बड़ी रही हो, या फिर आंसर की में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ कह नहीं सकते। तो 143 मार्क्स बने थे। इसके हिसाब से तो कभी कभी लगता था कॉलेज मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बट ठीक है। वहाँ पे हमारे टाइम पे कट ऑफ 143 ही गई थी, 142 गई थी ओबीसी की 24 में। तो मुझे फर्स्ट राउंड में 143 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, बहराइच, पहले राउंड में बहराइच अलॉट हुआ था। बट मुझे जाना था सैफई, बट 143 में तो सैफई मिलता नहीं क्योंकि वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो सैफई जाना था और बहराइच में आ गई। कोई बात नहीं, सब लक की बात होती है, हार्डवर्क भी मैटर करता है, बट ठीक है वो बात दूसरा है। तो यहाँ पे 143 मार्क्स हैं, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ यहाँ पे। और जो कॉलेज का प्रेफरेंस था वो मैंने हॉस्टल वाइज डाला था क्योंकि मुझे हॉस्टल चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने काउंसलिंग कराया, यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन लिया, बाद में पता चलता है यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और बाकी अब तक ऐसी ऐसी चीज़ें करके मैंने पेपर दिया, एडमिशन लिया, बिल्कुल सब कुछ सही गया। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से गया, बहुत इन्जॉय किया। सेकेंड सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से गया और थर्ड सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से जा रहा है। और मेरे अभी एग्ज़ाम है जनवरी में। तो ये अब तक की पूरी कहानी रही कि मैंने क्या किया था, कैसे हुआ, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के जो सीनेट का पेपर है ये बहुत इजी है, तो इसे कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत रामबाड़ है हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अभी भी चाहते हैं कि हम प्रिपरेशन करें और आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कवर है तो अभी भी आप आराम से कर सकते हैं। मतलब बट मॉक देना कंपलसरी है कि अपने लेवल को, अपने प्रिपरेशन को आप इन्हेंस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, सिली मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं। ये सबको अवॉइड करने के लिए मेनली मॉक टेस्ट हम दे। तो कुल मिला के वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोक रही हूँ। बाकी मैं अपडेट देती रहूँगी आपसे डेली डेली कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या है सब कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।